तो यह देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था स्फेरिकल शेल में कि अंदर में पोटेंशियल वही होता है, पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पे होता है, सरफेस। और ये बाहर वाला पॉइंट सरफेस r दूरी पे है, बाहर वाला पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पे है और रेडियस स्फीयर का r है। तो ये थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल है। तो पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि आउटसाइड पॉइंट पे g माइनस जी एम बाई आर होता है, इनसाइड पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस का होता है, और सरफेस का होता है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सेंटर पे भी वही होगा, सेंटर सब इनसाइड पॉइंट। तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तीन स्फेरिकल शेल है, 1 2 3। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, इसका रेडियस c है, और ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। तो आप ये सेंटर पे पोटेंशियल निकालिए कितना होगा, और ये पॉइंट A है, A पॉइंट पे निकालिए कितना होगा, ये पॉइंट B है, B पे कितना पोटेंशियल होगा, C पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, और इसके बीच में कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ अंदर में है कोई पॉइंट P, ये है Q और ये है R, और ये पॉइंट सबसे लास्ट में है O, आउटसाइड पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट्स नंबर पहला O पे निकालना है। कहां पे? यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ये दूरी का नाम देना होगा, R दे देते हैं, स्मॉल r। और ये जो अंदर में पॉइंट है P, उसका दूरी x दे देते हैं, और Q जो है उसका दूरी y दे देते हैं, R जो है उसका दूरी z दे देते हैं। सबसे लास्ट में है O पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास है O के बाद ये पॉइंट है R वाला, फिर है Q वाला पॉइंट, फिर है P वाला पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट है C वाला, चौथा पॉइंट है B वाला, और ये पांचवा पॉइंट है, और छठे पॉइंट B पे, और सातवां पॉइंट है A पे, और आठवां पॉइंट है C पे। मतलब O है, सेंटर पॉइंट पे निकालना है हम लोग। कहाँ निकालना है? O पॉइंट पे। आठवां पॉइंट है O पॉइंट पे पोटेंशियल। इतने सारे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो O आउटसाइड था तो इसका नाम अलग देना पड़ेगा। O दिया हुआ आउटसाइड में, इसका नाम कुछ दूसरा दे देते हैं हम लोग, C1 कर देते हैं, C1 पॉइंट कर देते हैं। चलिए, इतने सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट ए बी सी पी क्यू आर 6 हो गए, एक सेंटर पे एक बाहर पे, 8 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो सॉल्यूशन में एट आउटसाइड पॉइंट O पे पहले निकालते हैं पोटेंशियल, O पे। तो देखो हर एक स्फीयर के चलते, एक स्फीयर के चलते फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मास m है, तो इसके लिए आउटसाइड में क्या फॉर्मूला है? माइनस जी एम बाई आउटसाइड वाला दूरी, सेंटर से लेके आउटसाइड तक का दूरी, आउटसाइड पॉइंट पे। तो पहले स्फीयर के लिए देखें, फर्स्ट स्फीयर के लिए खाली सोचें, तो उसके लिए पॉइंट बाहर है, तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम वन। पहला वाला स्फीयर का मास m1 है, और दूरी बाहर वाला पूरा लेंगे r। अब दूसरे स्फीयर के चलते भी पोटेंशियल निकालना होगा। तो दूसरे स्फीयर के लिए देखें तो ये पॉइंट भी बाहर है, ये होगा माइनस जी एम टू बाई आर। और तीसरे स्फीयर के लिए देखें, उसके लिए भी फॉर्मूला होगा, वो पॉइंट O बाहर है, तो क्या होगा? माइनस जी एम थ्री। तीसरे स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट बाहर है, तो माइनस जी एम थ्री बाई आर।
यही फॉर्मूला हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट पे, यही फॉर्मूला हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट पोटेंशियल का। नोट कर लीजिए इसको, दूसरा निकालिए। अब चलिए, ओ के बाद कौन सा पॉइंट था? आर पे। आर कहाँ है? यहाँ है आर। आर पॉइंट पे निकालिए। तो आर पहले वाले स्फीयर के लिए आर, ये वाला जो पॉइंट है जेड दूरी पे, ये बाहर है। तो पहले वाले स्फीयर के चलते फॉर्मूला हो जाएगा -GM1। बाहर वाला पॉइंट है तो सेंटर से बाहर तक का दूरी ले लीजिए जेड। अब दूसरे स्फीयर के लिए -GM2, इसके लिए भी बाहर है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बाहर है सेकंड वाले स्फीयर के लिए भी। तो सेंटर से बाहर तक का दूरी लीजिएगा, सबका सेंटर सेम है, सेंटर से बाहर तक का दूरी हो जाएगा जेड। तो दूसरे स्फीयर के लिए भी यही आ जाए। अब तीसरे स्फीयर के लिए लिखते हैं। थर्ड वाले स्फीयर के लिए अंदर हो गया। तो जब अंदर में पॉइंट होता है, किसी स्फीयर के अंदर में पॉइंट होता है, तो पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। तो थर्ड वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट इनसाइड में है, तो यहाँ पे थर्ड वाले स्फीयर के चलते पोटेंशियल वही होगा जो थर्ड वाले के सरफेस पे होता। इसके सरफेस पे कितना होता है? -GM3 बाय रेडियस, इसका रेडियस है सी, ये वाला सी दिए है इसका नाम। तो थर्ड वाले स्फीयर के लिए अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा -G3 बाय सी, -GM3/C। सी क्यों होगा? क्योंकि अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। किसी स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल निकालना है तो वही होगा जो उसके सरफेस पे होता है ना? इसलिए सी लिखना पड़ा उसको, नोट कर लीजिए। अब थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, आर के बाद ओ पे हो गया पोटेंशियल, आर पे हो गया पोटेंशियल, ये फॉर्मूला था। अब हम लोग को क्यू पे निकालना है इसी तरीके से। तो क्यू कहाँ पे है? जरा देखिए, क्यू पॉइंट पहले वाले स्फीयर के लिए क्यू कहाँ है? बाहर है। तो बाहर के लिए ये फॉर्मूला होता है -GM बाय सेंटर से बाहर तक का दूरी। तो पहले वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट y दूरी पे है जो कि इसके रेडियस से बाहर है, आगे है। तो Q पॉइंट पे पोटेंशियल फर्स्ट स्फीयर के लिए हो जाएगा -GM1 बाय जहां बाहर तक का जितना दूरी है, तो y दूरी लिखा हुआ ये, तो बाय y। अब दूसरे स्फीयर के लिए देखिए वो पॉइंट कहाँ है? तो दूसरे स्फीयर के लिए देखें M2 वाले के लिए, तो उसके लिए ये पॉइंट अंदर है। तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो स्फीयर के सरफेस पे होता। तो सेकंड वाले के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होता है? -GM बाई इसका रेडियस b लिखा हुआ है, तो वही हो जाएगा -GM2/b। और थर्ड स्फीयर के लिए देखें तो उसके लिए भी एक क्यू पॉइंट अंदर है, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो थर्ड के सरफेस पे होता। तो -GM3 बाई रेडियस हो गया c, तो c से डिवाइड कर दे। तो बाहर वाले स्फीयर के लिए, बाहर सबसे लास्ट वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे होता है -GM/r। तो इस वाले थर्ड वाले स्फीयर के लिए ये क्यू पॉइंट अंदर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वही होगा जो थर्ड वाले स्फीयर के सरफेस पे होगा। तो -GM3/c होगा, वो डाल दिया। इस तरह से क्यू पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकल गया। अब हम लोग को अभी 1 2 3 4 5 पॉइंट पे और निकालना है। यही फॉर्मूला 5 बार और लगाइए। तो चलिए चौथे वाले के लिए निकालते हैं, पी पॉइंट। इतना आप समझ गए, इसको मिटा दें, यस और नो?
चलिए अब हम लोग क्यू तक निकाल चुके हैं। क्यू के बाद और भी पॉइंट्स दिया हुआ था, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम दिए हैं। मान लीजिए चौथे वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, पी पॉइंट पे। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये खोखला गोला है, एक गोले के चलते आउटसाइड में पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाय ये बाहर तक का दूरी, सरफेस पे होता है माइनस जी एम बाय सरफेस तक का दूरी, अंदर में वही होता है जो सरफेस पे होता है पोटेंशियल। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो पहले वाले स्फीयर के लिए अंदर हो गया, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो कि सरफेस पे होता, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट पे निकालेंगे माइनस जी एम वन बाई, पहले वाले स्फीयर के लिए अंदर है ये पॉइंट एक्स, पहले वाले स्फीयर के लिए अंदर है पॉइंट एक्स, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे कितना होता है माइनस जी एम बाई ए, जो रेडियस है इसका, माइनस जी एम बाई ए डाल दी। अब दूसरे वाले स्फीयर के लिए भी ये अंदर है, तो दूसरे वाले के सरफेस पे जितना होता तो माइनस जी एम टू बाई बी, उसका रेडियस बी है। तीसरे वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, पी वाला पॉइंट, तो तीसरे वाले के सरफेस पे कितना होता माइनस जी एम थ्री बाई सी, तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो पहले वाले स्फीयर के सरफेस, सब सारे स्फीयर के अंदर में हो गया। तो पहले स्फीयर के सरफेस में जो होगा पोटेंशियल वो लिख दिए, दूसरे स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो लिख दिए, तीसरे स्फीयर के सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वो लिख दिए। इस तरह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया। अब जिसका छूट गया है तो अभी से देखना शुरू कीजिए, फिर भी सीख लीजिएगा। तो अभी से देखना शुरू कीजिए, अब सीख लीजिए। तो चलिए जो पी पॉइंट के बाद हम लोग सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सी कहाँ है, तो यहाँ पे है, इसके सरफेस पे है। तो देखिए पहले वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट इसके बाहर है, ये पहला वाला स्फीयर ये ए रेडियस का है, स्मॉल ए रेडियस का, उससे बाहर है ये पॉइंट, तो बाहर वाला दूरी डालेंगे माइनस जी एम वन बाई जितना दूरी है, कितना दूरी है स्मॉल सी, सी डाल दिए। अब दूसरे वाले गोले के लिए देखें तो उसके लिए भी ये पॉइंट दूसरे गोले से बाहर है, तो बाहर वाला दूरी डलाएगा माइनस जी एम टू बाई सी हो जाए। तीसरे वाले स्फीयर के लिए देखें तो तीसरे वाले स्फीयर के लिए सरफेस पे है, तो सरफेस पे फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम थ्री बाई सी। इस तरह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया, नोट कर लीजिए इसको। बाकी आप अपने से करके जा दिखाइए, बाकी आप अपने से करके दिखाइए, बाकी आप अपने से करके दिखाइए पोटेंशियल। इतना नोट कर लिया आप, सी पॉइंट तक हम लोग निकाल लिए, पी वाला भी निकल गया और सी वाला भी निकल गया। अभी 3 पॉइंट और बचा हुआ है, उसमें निकालते हैं एक एक करके। तो चलिए 3 पॉइंट और बचा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट है 6 नंबर, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो बी पॉइंट देखिए दूसरे गोले के सरफेस पे है, तो तीनों के चलते एक एक करके पोटेंशियल निकाल के जोड़ना होगा, पोटेंशियल स्केलर होता है। तो पहले गोले के लिए ये पॉइंट बी बाहर है, तो बाहर तक का दूरी और इसका मास, पहले वाले का मास, तो पहले वाले का मास m1 है और दूरी सेंटर से बाहर तक का b है, तो b लिख दी। अब सेकेंड वाले गोले के लिए इसके सरफेस पे है, तो सरफेस वाला दूरी तो माइनस जी एम टू बाई सरफेस का दूरी b है, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई रेडियस, इसका रेडियस b था तो b लिखे। थर्ड वाले स्फीयर के लिए ये b पॉइंट अंदर है, अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता, तो थर्ड वाले के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता वही इसके अंदर वाले पॉइंट पे होगा, तो माइनस जी एम थ्री बाई सी होता है सरफेस पे, तो वही उसके अंदर में होगा, तो लिख दिए। अब उसके बाद ए पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस फॉर्मूले को गौर से देख के लिखते चले जाना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट देखिए पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे है, तो सरफेस पे होता है माइनस जी एम बाई रेडियस, ए वाले का रेडियस स्मॉल ए है, तो माइनस जी एम वन बाय स्मॉल ए। अब दूसरे वाले स्फीयर के लिए ये अंदर हो गया पॉइंट ए, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, इसके सरफेस पे कितना होता है माइनस जी इसका मास डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, तो माइनस जी एम टू बाई बी। और थर्ड वाले स्फीयर के लिए देखें तो उसके लिए भी अंदर हो गया पॉइंट ए, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो थर्ड वाले के सरफेस पे होता, सरफेस पे कितना होता है माइनस जी एम थ्री बाई सी, इसका रेडियस माइनस जी एम थ्री बाई सी।
तो इस तरह से ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल लिखा गया। अब लास्ट में पूरा स्फीयर, सारे स्फीयर का सेंटर एक ही है, उसी पॉइंट पे लिखना है पोटेंशियल। ये दोनों आप समझ गए, इस दोनों को अब मिटाते हैं। लास्ट में सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। सेंटर पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो आप अपने से कोशिश कीजिए, सी पॉइंट पे लास्ट पॉइंट है, सी पॉइंट पे, तो वो सारे स्फीयर के अंदर में ही हो गया, तो हर एक स्फीयर के सरफेस पे जो होगा वही सेंटर पे होगा। तो C1 पॉइंट पे लिखना है, तो देखिए पहले स्फीयर के लिए क्या है, ये पॉइंट अंदर है, तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, ये फॉर्मूला है। सेंटर पे भी वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है। तो पहला स्फीयर के सरफेस पे कितना होता, -Gm1/a होता, तो वही हो जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल। फिर दूसरा वाला जो स्फीयर के लिए देखें, ये पॉइंट अंदर ही है दूसरे वाले के, तो दूसरे के सरफेस पे जो होता -Gm2/b वही होगा अंदर में। और तीसरे स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, तो तीसरे के सरफेस पे जो होता वही होगा अंदर में, -Gm3/c होता सरफेस पे। तो दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। मतलब P पॉइंट पे पोटेंशियल और C1 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल यही आएगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से पोटेंशियल निकालने के लिए सीखे आप। समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर बताएं किसी को। तो जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है उस फॉर्मूले को ठीक से याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चंस अपने आप हो जाएगा। सेंटर पे जैसे पोटेंशियल निकालना है तो पहले एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्फीयर के चलते देखे तो सेंटर पहले स्फीयर के अंदर में हुआ, फिर तो इसलिए उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही अंदर में पोटेंशियल हो जाएगा। फिर दूसरे स्फीयर के लिए देखे तो दूसरे स्फीयर के लिए भी वो C1 पॉइंट अंदर है, तो दूसरे स्फीयर के सरफेस पे जितना होगा वही पोटेंशियल हो जाएगा हमारा C1 पे। तीसरे स्फीयर के लिए देखें तो तीसरे स्फीयर के लिए भी C1 अंदर है, तो तीसरे स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही C1 पे हो जाएगा। तो अंदर में जब कोई पॉइंट रहता है तो पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी लिखो, तो इसको मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यस, तो 8 बार एक ही चीज को बताएं। इस तरह से पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो मुझवान। अब मान लो स्ट्रेंथ निकालना इसी तरीके से, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्ट्रेंथ गॉस लॉ लगा के निकालते थे हम। स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे गॉस लॉ लगा के? तो क्या फॉर्मूला आता था आउटसाइड में? स्ट्रेंथ अगर देखें, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओ पॉइंट पे स्ट्रेंथ इधर की तरफ होगा वेक्टर स्टाइल में, इसका वैल्यू कितना होता है ओ पॉइंट पे? तो +G इंटू मास, इसका मास m है गोले का, बाई जो बाहर का दूरी है r²। सरफेस पे कितना होता है? तो Gm बाई जो रेडियस है उसका स्क्वायर, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, ये सरफेस पे स्ट्रेंथ हो जाएगा। अंदर में स्ट्रेंथ कितना होगा? इनसाइड पे 0 होता है, खोखला गोला है, थिन स्फेरिकल सेल है, अंदर में स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो मान लो एक क्वेश्चन तुमको मैं ऐसा दे दिए, एक खोखला गोला है, फिर दूसरा खोखला गोला है, फिर तीसरा खोखला गोला है, सबका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इसको बोलते हैं। अब तीनों का रेडियस हम दे देते हैं ए बी सी रेडियस दे दिए। अब मान लो तुमको यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट पे P1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे निकालना है स्ट्रेंथ, और ये पॉइंट सेंटर है, सेंटर पे भी स्ट्रेंथ निकालना है। तो कैसे निकालें? 3 ही पॉइंट दिए, या और भी पॉइंट दे देते हैं, P1 P2, इसका नाम दे दिए कैपिटल C, इसका नाम कैपिटल A कैपिटल B, और ये बाहर वाला पॉइंट है मान लो कि O दे दिए। ठीक है, इन सारे पॉइंट पे निकालना है। इस सेंटर का नाम C1 दे दिए। फाइंड द स्ट्रेंथ, फाइंड द स्ट्रेंथ एट नंबर पहला आउटसाइड पॉइंट O पे, नंबर दूसरा P1 पे, नंबर तीसरा P2 पे, नंबर चौथा C पे, नंबर पांचवा B पे, नंबर छठा A पे, और नंबर सातवां C1 पे। इतने सारे पॉइंट्स पे तुमको निकालना है स्ट्रेंथ। तो निकालो, तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेगा?
सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो जहां पे स्ट्रेंथ निकालना है ओ पे, आउटसाइड पॉइंट पे, तो इसमें हम लोग गॉस लॉ लगा के निकालेंगे सर। एक गोला था, दो गोला था, तीन गोला। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला तुम जानता था कि जहां पे स्ट्रेंथ निकालना है वहां से एक गोला कंसीडर करते हैं, स्फीयर के ऊपर से स्फीयर कंसीडर करते हैं, और उसमें गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखाए थे वो फॉर्मूला लगाते हैं। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताए थे? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताए थे? स्ट्रेंथ जहां पे निकालना वहां मान लेते हैं ई, और वहां पे छोटा एरिया एक बिंदी चिपका के काट लेते हैं, और पूरे एरिया से बंद घर से फ्लक्स निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फ्लक्स इक्वल टू -4πg इंटू एम इन। यही फॉर्मूला होता है। तो मान लो ओ पॉइंट पे निकालना है स्ट्रेंथ, ओ से जाता हुआ एक गोला कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे एक गोला ओ से जाता हुआ। अब यहाँ पे एक बिंदी चिपका दिए। अब पूरा तीनों स्फीयर का मास जो है अंदर की तरफ है, ये खींचेगा इधर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ ले लिए डीए। अब ई डॉट डीए कर देते हैं यहाँ पे, तो ई नॉट डॉट डीए का पूरा इंटीग्रेशन पूरे बंद घर में इक्वल टू -4πg इंटू एम इन। यही फॉर्मूला है, लगाते हैं। अब ई डॉट ई डीए जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री पे, तो ई नॉट इंटू डीए इंटू कॉस 180। अब सिमेट्री से हर जगह वैल्यू सेम होगा, खाली डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे भी वैल्यू ई नॉट होगा, यहाँ पे भी वैल्यू ई नॉट होगा, इसलिए ई नॉट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। और -4πg एम इन देखेंगे, इसके अंदर में झांक के देखो कितना मास है। इसका मास m1 m2 m3, डॉटेड वाले गोले के अंदर में टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, m3 प्लस m2 प्लस m1, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा हो जाए। अब डीए डीए इसको पूरा जोड़ देंगे तो इसका पूरा जो है एरिया जुड़ जाए। सारा बिंदु इस पे चिपका दिए। इसका रेडियस था यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ओ का आर दिया हुआ, ओ तक का दूरी क्वेश्चन में आर दिया हुआ, ओ तक की दूरी क्वेश्चन में आर दिया हुआ था। तो इस वाले ओ तक की दूरी को आर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये cos 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, और डीए डीए को जोड़ देंगे तो 4πr² हो जाएगा। ये पूरा गोले का बाहर में जो डॉटेड लाइन वाला गोला है उसका सरफेस एरिया इक्वल टू -4πg m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा होगी। अब 4π कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा g m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई r²। यही आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल मास m इन आ गया और डिवाइडेड बाय r²। ये हो गया स्ट्रेंथ एट ओ पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन बन गया। इसमें गॉस लॉ लगा लगा के निकालेंगे। अब मान लो कि तुमको निकालना है ओ के बाद P1 पॉइंट पे, यहाँ पे है P1, तो यहाँ से गोला लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर वाला मास डिवाइडेड बाय इसके दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो P1 का दूरी हम लोग दे देते हैं Z। P1 का दूरी जो P1 पॉइंट था यहाँ पे, इसका दूरी बोल देते हैं Z। ये दूरी मान लीजिए Z है कि नहीं, उस पॉइंट पे था। अब P2 पॉइंट जो था अंदर में यहाँ पे, इसका दूरी मान लेते हैं Y। तो निकालना है P1 और P2 पे स्ट्रेंथ। ये समझ गए आप। अब जहां निकालना वहां से गोला लीजिए, तो फिर से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 स्क्वायर बना दिए। अब हम लोग को निकालना P1 पॉइंट पे। P1 पहले वाले गोले के अंदर में है, इसका दूरी का नाम हमने दिया है Z। तो यहां से जाता हुआ एक गोला कंसीडर करें ऐसे, और स्ट्रेंथ इधर की तरफ लिखेंगे EZ, DA हो गया इधर, तो फिर लिख देंगे EZ DA cos 180 डिग्री -1 बाहर आ जाएगा, पूरे को जोड़ दिए। इधर हो गया EZ स्ट्रेंथ, इधर हो गया DA हुए एरिया, यहीं पे एक बिंदु चिपका दी। अब इसके अंदर का मास देखिए, m2 और प्लस m1 होगा, तो -4πg m1 प्लस m2 हो गया। अब डीए डीए को जोड़ देंगे तो इसका दूरी Z था, माइनस माइनस कट गया, तो 4πz² आ जाएगा बराबर 4πg m1 प्लस m2। इसका आंसर हो जाएगा, 4π कट गया, g m1 प्लस m2 बाई Z², m1 प्लस m2 बाई Z²। ये
पहले स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है। यहाँ से गोला लिए, इसके अंदर में कौन कौन सा मास दिख रहा है, M2 और M1, इसलिए M इन की जगह लिख दिए M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है। M इन की जगह पे M1 प्लस M2 डाल दिए, ये स्ट्रेंथ आ गया जेड वाले पॉइंट पे। मतलब कौन से पॉइंट पे था, जेड दूरी पे जो पॉइंट था, P1 नाम था उसका, तो P1 कर देते हैं। P1 पॉइंट पे निकल गया हम, कौन से पॉइंट पे निकला, जेड दूरी पे। उसी तरीके से अब आपको मान लीजिए P2 पॉइंट पे निकालना है, तो P2 जो है सेकंड वाले गोले के अंदर में। तो चलिए इसको मिटा के थोड़ा बड़ा फोटो बना के आपको दिखाते हैं। P2 जो है सेकंड वाले गोले के अंदर में, y दूरी पे है P2। तो जरा देखिए, थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं। ये एक गोला था, इसका रेडियस a बोले थे हम लोग, मास M1 बोले थे। ये दूसरा गोला था, इसका मास M2 बोले थे, रेडियस b बोले थे। और एक तीसरा गोला था, इसका मास M3 बोले थे, इसका रेडियस c बोले थे। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है हम लोगों को स्ट्रेंथ निकालना है। तो हमको नहीं पता है, ये P2 से निकालेंगे, यहाँ पे घुमा लेंगे, ऐसे गोला लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे एक बिंदी चिपका दी, क्या निकालिए, बिंदी। अब यहाँ पे निकालना है हम लोगों को स्ट्रेंथ, एक बिंदी चिपका दिए, इसका एरिया बाहर की तरफ हो जाएगा DA, अंदर स्ट्रेंथ का नाम EP2 लिख देंगे। अब गॉस लॉ लगा देंगे, बस निकल जाएगा। तो EP2 इंटू DA इंटू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। फिर EP2 हर जगह सेम होगा, सिमेट्री से बाहर कर दिए, इक्वल टू माइनस 4 पाई जी M इन। इसके अंदर झांक के देखिए कितना मास है, खाली M1 है, सिर्फ M1 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। और 4 पाई इसका दूरी जो हम लोग नाम दिए थे y, तो ये दूरी y नाम दिए हैं, तो 4 पाई y स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4 पाई जी इंटू M1। तो माइनस 4 पाई कट जाएगा, EP2 आ गया तब GM1 बाय वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इस गोले के अंदर में जितना मास होता है वो मास लिखना होता है और ये दूरी लिखना होता है। तो ये बनाते बनाते धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप मुझवानी लिख सकते हैं। तो पहले ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यही सही प्रोसेस है, और इसी तरीके से बना के हम लोग निकालेंगे। नहीं तो दूसरा प्रोसेस इंटीग्रेशन का, वो 2 पेज जाएगा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट उपाय है। अब उसके बाद इसमें भी जो आंसर आता है आप गौर कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मान लीजिए P1 पॉइंट अंदर में दे दिया x दूरी पे, सपोज दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यही गोला एक, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है। इस बार आपको यहाँ पे निकालना है, सपोज x दूरी पे P1 पॉइंट दे दी, तब कैसे निकालिएगा, तो यहीं से एक गोला कंसीडर कीजिएगा। इसके अंदर में तो कोई मास नहीं है, तो इसलिए स्ट्रेंथ 0 आ जाएगा, DA इधर हो गया, EP1 इधर हो गया, इसका दूरी x था, तो माइनस EP1 इंटू एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं तो 4 पाई x स्क्वायर आ जाता है, इक्वल टू माइनस 4 पाई जी M इन, इसके अंदर में 0 है, इसलिए EP1 0 आ जाए। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे 0 आ जाएगा, तो सेंटर पे भी 0 है, सेंटर C1 पे भी 0 हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये P1 पॉइंट x दूरी पे दिए थे सेंटर से, तो यहाँ से स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर में कोई मास नहीं है, तो यहाँ पे M इन 0 हो जाएगा, इसलिए ये सब जाके डिवाइड होगा 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे 0। अब तीनों सरफेस पे निकालना है, इसी तरीके से तीनों सरफेस पे निकालिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके लिखिए तो मिटाएंगे। तो कितना भी गोला दे देगा सब अट्रैक्टिव ही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये एरो दिखाए ना सेंटर की तरफ, यही तो डायरेक्शन है, यहाँ देख नहीं रहा, डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड होगा सबका डायरेक्शन। हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन होता है, तो गोले के सेंटर की तरफ डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड, अट्रैक्टिव, टुवर्ड द सेंटर, हर जगह टुवर्ड द सेंटर, रेडियस की तरफ, सेंटर की ओर। अब मान लो सरफेस पे निकालना है तुमको, सरफेस से जाता हुआ गोला लेगा, सरफेस की जैसे मान लो यहाँ निकालना है, तो यहाँ से जाता हुआ एक स्फीयर कंसीडर करेगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देगा। ऐसे टाइट फिटिंग पहना दिए, जैसे हम ये पहने हैं जैकेट, तो अंदर में विंड शीटर पहना है, एकदम बॉडी से टच किया हुआ, वैसे ही इस तरह से बॉडी से टच किया हुआ ले लेंगे। स्ट्रेंथ कैसा हो जाए, डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ हो, सेंटर की तरफ डायरेक्शन हो। ये पॉइंट का नाम C दिए थे, इसी लिख देंगे यहाँ, एरिया DA ऐसे लिख देंगे।
अब ई डॉट डी ए करते हैं तो क्या होगा, इसी इंटू cos 180 तो माइनस, और डीए का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका एरिया कितना आएगा, रेडियस सी है इसका, तो 4 पाई सी स्क्वायर हो जाएगा एरिया, माइनस ई डॉट डी ए करते थे ना हम लोग ऐसे, इसको देख लीजिए एक बार, बार बार आप कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी डी ए cos 180 डिग्री, ई का वैल्यू हर जगह सेम होगा, यहाँ पे डायरेक्शन पूछेंगे तो सेंटर की तरफ होगा, ऐसे होगा इसी, खाली डायरेक्शन का फर्क होगा, यहाँ पे इसी ऐसे होगा, वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि बराबर दूरी पे सिमेट्री से है ना, बराबर दूरी पे बराबर ताकत रहेगा, तो सबका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, आंख से देख लो डायरेक्शन, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सबका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा ऑलवेज, ऐसे होगा, हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम होगा बराबर दूरी, ये दूरी सी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, सी दी हो, तो डीए को जोड़ेंगे इस गोले का, तब एरिया हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 180 डिग्री हो जाएगा -1, और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -4 पाई जी इंटू एम इन, अब इसके अंदर झांक के देखेंगे तो ये m3 भी आएगा, m2 भी आएगा, m1 भी आएगा, तो m इन m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख देंगे, एक ही लाइन में आ गया आंसर, बनाते बनाते धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, कट गया तो इसी चला आया, g m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई सी स्क्वायर, यही आंसर होगा। उसी तरह से दूसरे वाले का क्या आंसर होगा, यहाँ से गोला काटेंगे, इसके अंदर में मास क्या आएगा, ईबी बोले, इस पॉइंट को बी बोले, अगर ईबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसी तरीके से बोल सकते हो तुम, जी इसके अंदर में मास m2 और m1 खाली दिखेगा, m1 प्लस m2 बाई, और जो रेडियस है इसका b है तो बाई बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से इसके सरफेस पे बोलेगा, इसका रेडियस a है, स्ट्रेंथ इधर की तरफ होगा e है, तब क्या बोलेंगे हम लोग, ए पॉइंट इसका नाम दिए, उसके अंदर में मास खाली m1 है तो g m1 बाई a स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, तो बनाते बनाते धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो प्रोसेस यही है, इसी तरीके से निकालें, स्ट्रेंथ निकालने के लिए गॉस लॉ लगा के निकालेंगे, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला इंटीग्रेट करके निकाल दिए हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखते जाना है, चूंकि वो स्केलर है, डायरेक्ट लिखते चले जाए, जोड़ते चले जाएंगे सबके, चलो ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो। तुमको जी साहिल समझ में आया कि नहीं आया, साहिल मिटा दें इसको, यस, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब गोले वाला सब दिया रहे तो आप काम कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अब मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दे दिया सॉलिड स्फीयर में, ये एक सॉलिड स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, पूरे का मास m है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, पूरे का मास, पूरा मास भरा हुआ है, अर्थ ही मान लो है, और यह तरबूज है, इसका मास m है, रेडियस r है। अब इसमें से जो है इतना सा कट कर लिया, इतना पोर्शन कट करके मान लीजिए मास रिमूव कर दिया, टोटल पूरे गोले का मास m था, और इतना पोर्शन हटा लिया, इसमें से रिमूव कर दिया, तब आपको इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल तो स्केलर है, when some mass is removed as shown in figure, some mass is removed as shown in figure, कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो पोटेंशियल चूंकि स्केलर है
स्केलर में सीधा सीधा दोनों के चलते पोटेंशियल निकाल लेंगे, जब नहीं रिमूव किए थे तब सी पे, और जिसको रिमूव किया उसके चलते सी पे, फिर घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तरीका होता है कि इस वाले का निकालना है पोटेंशियल, आपको इस वाले पोर्शन का निकालना है पोटेंशियल, ये वाला पोर्शन मास बचा है, बाकी सब हटा दिया गया है, सी पॉइंट पे निकालना है, तो पूरे गोले के चलते सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, और माइनस जितने पोर्शन को हटाए हैं उसके चलते सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, है ना। इसको पॉइंट स्पेयर 1 बोले, इसको स्पेयर 2 बोले, और ये वाला सी पे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले वाले के चलते स्पेयर के चलते सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, माइनस अब दूसरे वाले के चलते पोटेंशियल निकाल के घटा दें, सी पॉइंट पे दूसरे गोले के चलते पोटेंशियल निकाल के घटा देंगे, बस आंसर आ जाए। यही तरीका होता है, यही मेथड होता है। जरा बना के दिखाई क्या होगा आंसर। कंप्लीट गोले का मास था m, उसमें से पोर्शन कुछ रिमूव कर दी, तो अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है पोटेंशियल सी पे, तो सॉलिड स्फीयर का सी पे पोटेंशियल होता है 1.5 गुना, सरफेस पे जितना होता है उसका 1.5 गुना, सरफेस पे कितना होता था -gm/r, तो 1.5 गुना होता है सेंटर पे पोटेंशियल, ये याद रखना पड़ेगा। सरफेस पे होता है जितना मास है -gm/r, सरफेस वाला तो अभी आप पढ़े थे, सॉलिड और हॉलो में दोनों सेम होता है, लेकिन सॉलिड वाले में सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 गुना होता है सरफेस, ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, इसके लिए रेडियस r हो गया, टोटल मास तो m ही रहेगा, तो इस पे पोटेंशियल जो है सेंटर पे क्या होगा, तो 1.5 गुना होगा सरफेस का, -gm/r सरफेस पे होता था, उसका 1.5 टाइम्स हो गया, पहले वाले के चलते सेंटर पे निकल गया। अब दूसरे वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये पूरा r है डायमीटर इसका रेडियस r/2 हो गया, और सी पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे हो जाएगा, लेकिन इसका मास अब बदल जाएगा, रेडियस r/2 हो गया, इसका मास आपको निकालना होगा जितना पोर्शन हटाया है, तो चूंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया हुआ था, तो 4/3πr³ वॉल्यूम का मास था m, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा m/4/3πr³। अब इसका कितना वॉल्यूम होगा, 4/3πr/2 का होल क्यूब होगा, इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m/4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाय 4/3πr³/8 हो गया, m/8 हो जाएगा मास, 4/3πr³ कट गया, इसका मास m/8 हो जाए। अब इसके चलते इसके सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे निकालने के लिए क्या करते हैं, -gm/r, इसका मास हो गया m/8, इसका रेडियस हो गया r/2, तो -gm/r/8/2 था नीचे, तो -gm/8 और डिवाइडेड बाय r/2, तो -gm/8 डिवाइडेड बाय r/2 करना है, कितना आ जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, -gm/4r हो जाएगा। तो अब इसको घटा लीजिए, जो आएगा सो आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर। ये पोर्शन समझ में आया जितना बताए हैं। इसे स्फीयर सॉलिड है, उसके चलते सेंटर पे पोटेंशियल होता है सरफेस का 1.5 गुना, तो सरफेस पे -gm/r होता था, उसका 1.5 गुना होगा, टोटल मास m होगा। अब जितना पोर्शन हटाया उसका मास m/8 हो जाएगा, पूरे का अगर m है, इतने पोर्शन का मास हो जाएगा m/8, और रेडियस हो जाएगा r/2, इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना होगा, क्योंकि सी पॉइंट इसके सरफेस पे है, तो -gm/8/r/2 कर देंगे हम लोग, इस तरह से पोटेंशियल निकल जाए। तो जब अब इसी में स्ट्रेंथ निकालना होता, तब स्ट्रेंथ निकालना होता तब मेहनत लगेगा हम लोग, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर स्टाइल में लिख के तब घटाना होगा, तो 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता था, तो वेक्टर स्टाइल में लिख के घटाना। इसी क्वेश्चन में जैसे पूछेगा फाइंड द स्ट्रेंथ एट सी, तो निकालिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल बोले थे, अब फाइंड द स्ट्रेंथ
of gravitational field at the point C when some mass is removed as shown in figure. तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो तरीका इसमें क्या होगा, वेक्टर स्टाइल में घटाना। तो ये सी पॉइंट पे निकालना है स्ट्रेंथ, तो पहले वाले के चलते सेंटर पे निकाल देंगे और दूसरे वाले के चलते ये सी पॉइंट पे जो होगा वो निकाल लेंगे। पहले इस पे दोनों को वेक्टर स्टाइल में घटाना हो। तो चलिए निकालिए। पहले वाले के चलते स्ट्रेंथ सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। तो पहले वाले के चलते सेंटर पे स्ट्रेंथ 0 हो जाए। सॉलिड स्फीयर का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अंदर में किसी पॉइंट एक्स पे स्ट्रेंथ होता था, इनसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ होता था एक्स दूरी पे Gm/R³ x ये होता था, और डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। और सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, स्ट्रेंथ होता है, x 0 कर देने से E 0 हो जाता है। सरफेस पे स्ट्रेंथ होता है Gm/R² यहाँ पे, और बाहर में स्ट्रेंथ होता है अंदर की तरफ, r दूरी पे है तो बाहर में स्ट्रेंथ होता है Gm/r²। ये सब फॉर्मूला होता है सॉलिड स्फीयर का, स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है। अब देखिए दूसरे वाले स्फीयर के लिए सरफेस पे निकालना है, इसका मास m/8 हो गया। तो सरफेस पे निकालना है ये वाला पॉइंट पे। पहले वाले के लिए 0 वेक्टर हो गया, दूसरे के लिए स्ट्रेंथ इधर की तरफ हो जाए, है ना, एकदम सामने सामने था। सामने सामने सी पॉइंट है गोला के, तो स्ट्रेंथ का डायरेक्शन जो होगा, ये सी पॉइंट यहाँ एकदम सामने सामने था, इधर की तरफ होगा इसी का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना हो। तो इधर एक्स एक्सिस बोल देते हैं हम लोग और इधर वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो आई कैप की तरफ डायरेक्शन देंगे। स्ट्रेंथ कितना लिखेगा यहाँ, तो जी मास इसका हो गया m/8, रेडियस है r/2 का होल स्क्वायर, Gm/r² होता था सरफेस पे, और डायरेक्शन हो गया आई कैप की तरफ, ऐसा आई कैप की तरफ। तो ये माइनस कर देने से इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा Gm/8 और नीचे r² हो गया, ऊपर 4 चला गया और माइनस आई कैप हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा Gm/2 r² माइनस आई कैप की तरफ डायरेक्शन। मतलब इधर की तरफ आई कैप था तो उस तरफ डायरेक्शन हो जाए, माइनस आई कैप की तरफ डायरेक्शन है। तो उसमें से इसको घटा दिए। स्ट्रेंथ पहले पूरे के चलते सेंटर पे निकाल लिए, वो 0 वेक्टर सेंटर पे 0 होता है। दूसरे के लिए सरफेस हो गया ये पॉइंट, तो सरफेस पे इसके सेंटर की तरफ होगा, माइनस करने से ये माइनस भी इसमें आ जाए तो डायरेक्शन पलट जाए। समझ में आया ये? तो वेक्टर फॉर्म में करके घटाना होगा। इट इज नॉट ए स्केलर, it is a vector physical quantity. So you have to find out it in vector form. और पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा घटा देते हैं। मिटाएं? तो ये गोला वाला सब सवाल था। अब देखिए अपने बुक का क्वेश्चन अब आप कीजिए, अब इजी लगेगा आपको गोला वाला जितना सवाल। अब इतने कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखें आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, तो 10 में कह रहा है टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स M1 एंड M2। तो दो गो कंसेंट्रिक सेल दिया हुआ है, एक का मास कह रहा है M1 है, दूसरा का मास M2 है, एंड रेडियाई R1 एंड R2। कैपिटल R1 इसका रेडियस है, कैपिटल R2 इसका रेडियस, R1 एंड R2। R1 छोटा R2 थे।
अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम on a particle of mass m1 if m1 is placed at the distance r1 plus r2 by 2 from the center. r1 plus r2 by 2, मान लीजिए r1 2 सेंटीमीटर है, r2 मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 2 + 5 by 2 हो गया करीब 3.5 हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया तो 5 by 2 2.5 होगा, तो इसके बीच में आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि है, तो ये दूरी r इक्वल टू दे दिया है r1 + r2 by 2। तो यहाँ पे आपको निकालना है फोर्स। अगर स्मॉल m मास रख दीजिएगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए पहले स्ट्रेंथ निकालना होगा, यहाँ कितना है, ये पॉइंट का नाम P दिया, तो EP निकालना पड़ेगा। EP जब निकल जाएगा तो फोर्स को बोलते हैं मास इंटू स्ट्रेंथ, ये फोर्स निकल जाएगा। तो EP निकालिए, स्ट्रेंथ यहाँ निकालिए, ये तो आपको बता चुके अभी हम। तो वहां से क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, एक गोला ले लेंगे, ये गोले के ऊपर में एक गोला ले लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है आपको, तो यहाँ से गोला ऐसे कंसीडर कर लेंगे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर। अब बिंदी चिपका दिए, स्ट्रेंथ इसके सेंटर की तरफ होगा, पॉइंट का नाम P दिया तो EP दे दिया, एरिया इधर DA लिख दिए, ये दूरी R मान लेते हैं, अभी बाद में R का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, EP डॉट DA, तो EP इंटू DA इंटू cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। अब DA को जोड़ेंगे, इसका एरिया तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, -4 पाई g इंटू m इन में खाली m1 आ जाएगा, m2 तो बाहर है, m1 हो जाएगा। ये हो गया -EP इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई g m1। तो 4 पाई कट गया, माइनस माइनस कट गया, EP निकल गया आपको gm1 बाय r स्क्वायर, ऐसा आ गया gm1 बाय r स्क्वायर। अब m1 का वैल्यू डाल देते हैं, r का वैल्यू डाल देते हैं, तो gm1 बाय r1 प्लस r2 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाए, ये 4 ऊपर चला गया, 4gm1 बाय r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से स्ट्रेंथ निकल गया इस पॉइंट P पे, पॉइंट P पे क्या निकल गया, स्ट्रेंथ। अब यूनिट मास को जितने से खींचता है उसको E बोलते हैं। अब इसमें m मास रख देंगे अगर, तो फोर्स क्या हो जाएगा P पॉइंट पे, m मास इंटू EP, स्मॉल m से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 पाई g m1 इंटू m बाई r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड खाली लिख रहे हैं, डायरेक्शन मुंह से बोल देंगे, सेंटर की तरफ होगा। तो यूनिट मास को जितने से अट्रैक्ट करता है उसको E बोलते हैं, m मास रख देंगे तो ME से अट्रैक्ट करेगा, जैसे mg बोलते हैं तो वैसे ही है जी, अर्थ के लिए EG कहलाता है, और जनरल बोलेंगे तो स्ट्रेंथ बोलते हैं E, अर्थ के लिए उसको स्मॉल g बोलते थे। तो ये हो गया mg जैसे फॉर्मूला होता है वैसे ME फॉर्मूला होता है। E बताए थे ना, फोर्स पर यूनिट मास, टेस्ट मास, यहाँ पे टेस्ट मास स्मॉल m रख देंगे तो फोर्स लगेगा ME से मल्टीप्लाई कर दिए m से, यही आंसर हो गया। तो ये आंसर दिया हुआ भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 का। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यस और नो, समझ में आया होगा। ये पहले हम जो बताए उसके बाद ये इजी पढ़ा होगा। यस यस, नेक्स्ट, तो गॉस लॉ लगा के ही स्ट्रेंथ निकालते हैं, वही तरीका है और कोई तरीका नहीं। स्केलर नहीं है, वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में आपको दिया हुआ है कि अ टनल इज डग अराउंड along a diameter of earth, लिख देते हैं क्वेश्चन, कहता है एक सुरंग बना लिया, a tunnel is dug along a diameter of earth, along a diameter of earth, diameter of earth, अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक सुरंग बना दिया। फाइंड द फोर्स ऑन ए पार्टिकल, फाइंड द फोर्स ऑन ए पार्टिकल, on a particle of mass small m, of mass small m, placed in the tunnel at a distance x from the center, placed in a
tunnel at a distance x from the center. X from the center. X from the center. ये कैलकुलेट करना है, इसको आप खुद कीजिए तो जरा जल्दी से, कितना आंसर आपका आता है। तरीका आपको बताए हुए हैं, स्ट्रेंथ निकाल लीजिए और एम कर दीजिएगा, बस हो जाएगा फोर्स। जरा निकाल लीजिए जल्दी से कितना आता है। तो ये अर्थ है पूरा का पूरा। अब कह रहा है along the diameter, ये डायमीटर है, यहीं पे सुरंग बना दी। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। तो इस x डिस्टेंस पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑलरेडी निकाला हुआ है, टनल बनाए चाहे नहीं बनाए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ x दूरी पे क्या हम लोग जानते थे, ये सेंटर है, ये P पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना जानते थे हम लोग। तो P पॉइंट पे स्ट्रेंथ हम लोग जानते थे Gm/r³ इंटू x। अब स्ट्रेंथ मालूम है, m मास रख देंगे P पॉइंट पे, तो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू EP, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देंगे, Gmm/r³ इंटू x, यही हो जाएगा आंसर। टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप जानते थे, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिए, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब इंटू x। ये अंदर में फॉर्मूला हम लोग जानते थे ना, इतना पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ से निकाले थे। भूल भी गए तो तुरंत गॉस लॉ से निकाल लीजिए और लगा दीजिए, याद रखिए, या गॉस लॉ से लगा के फटाफट निकाल दीजिए, इजी होता है। 12th क्लास में सब प्रॉब्लम में गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, इसलिए जितना जल्दी सीख जाइए उतना अच्छा है। बहुत इजी था गॉस लॉ। तो बहुत टफ नहीं है जिसको कि छोड़ दिए, बहुत इजी है। ये 11th नंबर क्वेश्चन होंगे। अब 12th नंबर देख लीजिए आप, इसी का क्वेश्चन नंबर 12th में कह रहा है टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड ऑफ द अर्थ। इस बार बोल रहा है फिर सुरंग बना रहा है, लेकिन डायमीटर नहीं है, कॉर्ड की तरफ है। इज डग along a chord of the earth, along a chord of the earth, along the chord of the earth at a perpendicular distance r/2, at a perpendicular distance r/2 from the center। r है रेडियस अर्थ का, from the earth center, from the earth center। तो यहाँ पे सुरंग बना है। अब क्या कहता है, the wall of the tunnel may be assumed to be frictionless। टनल का सुरंग, मतलब सुरंग का जो वॉल है वो जो है, the wall of the tunnel may be assumed to be frictionless, may be assumed to be frictionless। उसको फ्रिक्शनलेस मान लेना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगे। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स exerted by the wall। सुरंग का दीवार कितना फोर्स लगा है, by the wall on a particle of mass m। एक पार्टिकल सुरंग में मतलब रख दिया है, उसमें बोल रहा है टनल का जो वॉल है वो कितना फोर्स लगा है, on a particle of mass m। कहाँ पे रखे हैं इसको, when it is at a distance x from the center of the tunnel, when it is at a distance x from the center of the tunnel, अब जैसा कह रहा है उसे डायग्राम एक बनाइए, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है और यहाँ से r/2 दूरी पे यहाँ टनल बना है, एक सुरंग बना दी, ये दूरी दिया हुआ है आपको r/2, ये कॉर्ड हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 हो गया सेंटर से, पूरा रेडियस इसका r है, अर्थ का रेडियस r है।
अब कह रहा है इस टनल के सेंटर तो यहीं पे होगा, तो यहाँ से x दूरी पे, मतलब यहाँ से x दूरी पे एक मटर का दाना रख दिया, यहाँ m मास का, x दूरी पे एक मटर का दाना रख दिया x मास, तो क्या होगा कहानी, अर्थ खींचती है अपने सेंटर की तरफ, अर्थ इधर की तरफ इसको खींचेगी, ऐसे फोर्स लगाएगी, इस तरह का फोर्स अर्थ लगाएगी अपने सेंटर की तरफ। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा हम लोग, तो वो दूरी मान लिया स्मॉल आ रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ अर्थ लगाएगी तो ये दीवार में चिपक जाएगा, टनल के दीवार में चिपक जाएगा, ये वॉल में ऐसे सट जाएगा, ये मटर का दाना जो है इस तरह से ऐसे फोर्स लग रहा है, चिपक जाएगा, ये दीवार को धक्का मारेगा एफ फोर्स से, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, तो दीवार भी उस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, तो टच करेगा, देखिए पॉइंट पे टच करेगा तो दीवार इस पे लगाएगा ऐसे, वॉल पे फोर्स लगा ऐसे, उसने लगाया, पार्टिकल ने लगाया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पार्टिकल पे लगेगा, ये तो अर्थ लगा रहा था, तो ये थोड़ा हटा के बनाते हैं, अर्थ लगा रहा था इस तरह से पार्टिकल पे खींच रहा था, और इसके चलते इसमें इस पॉइंट पे टच किया, तो वॉल पे ऐसे लगाएगा एन, तो वॉल भी लगाएगा इस पे एन ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना है, ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो फोर्स, इस फोर्स का जितना कंपोनेंट होगा इधर एक्शन, उसी का रिएक्शन मिलेगा इधर, तो ये एन कितना जो है, इस फोर्स का कंपोनेंट उधर की तरफ निकालना होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इस फोर्स का कंपोनेंट उधर ये वाला जो एन है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, तो ये भी एफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा तो ये जो टनल का दीवार था, अर्थ खींच रही है इस पार्टिकल को, तो इसका चलते इस फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा ये वाला एफ कॉस थीटा, वही हो जाएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑन द वॉल बाय द पार्टिकल, तो वो रिएक्शन मारेगा उधर इसके इक्वल अपोजिट, एफ कॉस थीटा इधर लगाएगा, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला होगा एन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो पहले एफ निकाले हम लोग, स्मॉल आर दूरी पे अर्थ के सेंटर पे क्या होता है स्ट्रेंथ, आर दूरी पे जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब इनटू ये वाला दूरी आर है, तो आर होगा स्ट्रेंथ, और फोर्स कितना होगा एम इंटू ई, स्मॉल एम इंटू ई एट पॉइंट पी, तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, इंटू स्मॉल आर हो गया, इतना फोर्स आ गया। अब कॉस थीटा इस एंगल से निकालिए, इस एंगल को आप थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, तस्वीर से कॉस थीटा आ जाएगा बेस, तो बेस दिया हुआ एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया आर, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय वॉल ऑफ टनल, बाय वॉल ऑफ टनल इक्वल टू एफ कॉस थीटा आ गया, एफ का वैल्यू इतना था जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू आर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू इतना था एक्स बाई आर, आर कट जाएगा, आंसर कितना आ गया जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स, ये आंसर हो गया। डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ से देख रहे हैं आप, इधर की तरफ होगा ओरिएंटल। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आंसर दूसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जी एम एम बाई 2r स्क्वायर दिया हुआ है। cos थीटा x बाई r हो जाएगा। A tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth center. Wall of the tunnel may be assumed frictionless. Exerted by the wall on a particle of mass small m
when it is a distance x from the center of the tunnel, x from the center of the tunnel. क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए जरा क्या मिस्टेक हुआ है। आंसर GMM/2r² दिया। when it is distance x from the center of the tunnel बोल रहा है। पार्टिकल है, इसमें फोर्स अर्थ खींचेगा, इधर की तरफ अटैक करें। अब कितना होगा स्ट्रेंथ, पहले वहां पे निकालेंगे हम लोग। अंदर में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता था GM/R³ इंटू स्मॉल r, ये वाला दूरी। अच्छा F cos थीटा इधर होगा, ये सॉरी हम लोग गलत लिख दिए ना, यहाँ कंपोनेंट कॉस नहीं होगा, साइन। थीटा का हॉरिजॉन्टल से यहाँ माना, यहाँ वर्टिकल से ले लिया, तो एंगल का फर्क हो गया है। अगर वर्टिकल से एंगल लेंगे हम लोग तो ये थीटा को साइन थीटा बोला, एंगल हम लोग गलत लिख दिए। एफ साइन थीटा होगा इस तस्वीर के हिसाब से, तो साइन थीटा यहाँ से निकालना होगा R/2/r हो जाएगा साइन थीटा। एंगल हम लोग का चेंज हो गया था, इसलिए कंसेप्ट सही है। ये एंगल वहां पे कुछ लिए थे, यहाँ कुछ ले लिए। अब साइन थीटा डालिएगा, तो साइन थीटा डालिएगा तो R/2/r आएगा, तब ये आ जाएगा आंसर। एक आर कट गया, GMM बाय R², 2r² हो गया। अब ठीक है, कंसेप्ट सही था। यहाँ पे एंगल हम लोग थीटा उधर लिए थे, और तो यहाँ भी लेना चाहिए था ओरिएंटल से, इन चलिए चेंज कर दिया, इसको वर्टिकल से कर दिए, तो ये भी वर्टिकल से हो। वहां जो एंगल लिए थे वही एंगल यहाँ तस्वीर में दिखाना हो, तो एंगल का हम लोग को गड़बड़ी हो गया। अब सही होगी, कंसेप्ट वही है जो बताया। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? यस। तो इस तरह से जो है स्फीयर में टनल उनल डाल दिया, तो फोर्स वगैरह सब निकालना है, तो आप देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं कुछ। तो 10, 11, 12 ये सब बना लें। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, 14 है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। 15 है कि नहीं, ये सब ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम, है ना। 13, 14, 15, 16, 13 to 16 आप एक बार बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 3 particles of mass small m each, 3 particles of mass small m each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle, are placed at the 3 corners of an equilateral triangle, corners of an equilateral triangle of side A, find the work which should be done on this system, find the work which should be done on the system, which should be done on the system, on this system, to increase the sides of the triangle to 2a, to increase the sides of the triangle to 2a। इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो शुरू में कह रहा है कि 3 पार्टिकल को इन्फिनिटी से आप लेके आए और एक ट्रायंगल बनाए। पहला पार्टिकल लाए कहां से, इन्फिनिटी से, तो आपको वर्क करना पड़ा होगा। दूसरा पार्टिकल लाए इन्फिनिटी से, यहाँ रखे, और तीसरा पार्टिकल लाए इन्फिनिटी से, यहाँ रखे। तीनों पार्टिकल ला करके आपने एक सिस्टम बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, m मास m मास m मास। अब कह रहा है कि अब 2a सेपरेशन कर देना है, इसी का सेपरेशन अब बढ़ा के 2a कर देना है।
2a कर देना, तब कितना वर्क आपको करना पड़ा ये पूछ रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा वही वर्क डन होगा। वर्क डन बाय यू, फाइंड द वर्क व्हिच शुड बी डन ऑन दिस सिस्टम टू इंक्रीज द साइट्स। इंक्रीज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल U1 बोले, इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 बोले। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली हम लोग लेके आते हैं। तो फर्स्ट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ले गए बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 करिए, तो इस तरह से निकल जाएगा आपका वर्क डन आपने कितना किया। पोटेंशियल एनर्जी इसका आप लिखने जानते हैं, U2 कितना होगा वो लिख दीजिए, U1 कितना होगा लिख दीजिए, U2 बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी बताया थे आप, एक पेयर बना है तो माइनस जी एम इंटू एम बाई 2a, फिर इसका भी होगा माइनस जी एम इंटू एम बाई 2a, माइनस जी M1 M2 बाई आर होता है ना फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये पढ़ा चुके हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी M1 M2 बाई आर, दो पार्टिकल सिस्टम का। इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फिर इतना ही, फिर इसका भी इतना ही, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका वाला लिख लीजिए U1 कितना होगा, तो माइनस जी एम एम बाई ए, एम इंटू एम बाई ए, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो घटा दीजिए, ये हो गया माइनस 3/2 जी एम स्क्वायर बाई ए, और माइनस ऑफ माइनस ये हो गया 3 जी एम स्क्वायर बाई ए, ऐसा हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 जी एम स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस हाफ बच जाएगा, तो हाफ बच गया, तो 3 जी एम स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा आंसर। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 होगी। समझ में आया कैसे बनाए, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप जानते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन पढ़े थे, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि स्लोली ला रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मिला के 0 होना चाहिए। इसका मतलब माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल देते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी में पूछता कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तब इसमें खाली माइनस लग जाता, माइनस डेल्टा यू, तब लिखते वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो ये फॉर्मूले को याद रखिए, है ना, स्लोली लेके आते हैं, चेंज किए धीरे धीरे, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ये माइनस उसमें और लगा देना है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे मतलब आपने कितना काम किया तो माइनस लगाना। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में नेगेटिव साइन नहीं होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तब नेगेटिव साइन होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैन या मशीन ने इसको खींच के ऐसा किया, तब उसमें डेल्टा यू करना है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करना है तब उसमें क्या करना है, माइनस नहीं डालना है। क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसको साथ साथ आप बनाते जाइएगा, कुछ नहीं बनाएगा फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम is kept on the surface of uniform sphere, is kept on the surface of uniform sphere, of mass 10 gram, of mass 10 kg। एक तरबूजा है 10 किलो का और रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर में एक मटर का दाना रख दिए सरफेस पे, तो कह रहा फाइंड द वर्क
to be done against the gravitational force, to be done against the gravitational force, मतलब आपने कितना काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्ट करता है, उसके अगेंस्ट में वर्क निकाला, against the gravitational force, against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere, between them to take the particle away from the sphere, particle away from the sphere. आपसे पूछ रहा है कि स्फीयर से हटाने के लिए, तो अट्रैक्शन पड़ा हुआ था, आप जबरदस्ती खींच के उसको हटा रहे हैं, कहाँ हटाया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर दिया, उसको इन्फिनिटी पे ले लीजिए, तो इनिशियल सीन बना दीजिए और फाइनल सीन बना दीजिए और निकाल दीजिए। तो इनिशियल क्या कह रहा था, एक तरबूजा था 10 किलो का, इसका मास दिया हुआ 10 केजी, इसके ऊपर में मान लीजिए मटर का दाना यहाँ डाल दिया, इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया हुआ, मतलब 0.1 केजी हो गया, ऐसे है इनिशियल। अब ये तो अट्रैक्ट करते रहता है स्फीयर, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, अट्रैक्शन कर रहा है। अब इसको आप सेपरेट कर दिए, फाइनल क्या कर रहा है, सेपरेट कर दिए, स्फीयर से उसको हटा दिए, इस पार्टिकल को हटा के आपने इन्फिनिटी पे कर दिया, इधर लेते चले, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कीजिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे, अब माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी को यू बोले, इसको यू एट इन्फिनिटी बोले, तो बोलिए ये इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सिस्टम जो इन्फिनिटी पे है, तो माइनस जी एम इसका मास हुआ, इसका मास एम था पार्टिकल का, बाय इन्फिनिटी उसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलेंगे, अब माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, तो माइनस ये एक पार्टिकल की तरह हो गया, एक पार्टिकल की तरह, जी एम इंटू एम बाई आर, इसका रेडियस अगर आर है, आर रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया होता है, इसको मीटर में बदलिए तो 1/10 मीटर, 0.1 मीटर, तो फाइनल आंसर हो गया आपका GMM बाय आर। अब इसको कैलकुलेट करना है, खाली कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ रहा है, यस और नो, फॉलो कर पा रहे हैं आप, अनुभव तुमको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार भी नहीं लिखता हाँ या ना, आशुतोष, आदित्य, कुमार आदित्य, ठाकुर आदित्य, साहिल, सुजल, सागर, रोही, ये आ रहा है समझ में, तो निकालो उसका वैल्यू निकालो, दीक्षा, तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर हो गया, इसको निकालो, कैलकुलेट करो, 6.67 10 पावर माइनस 11, मास दिया हुआ था 10 किलो, इसका मास दिया था 0.1, बाय रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होता है, 0.1 ही रहे, 0.1 कट गया, 6.67 टू 10 पावर माइनस 10 जूल हो जाएगा वर्क डन, यही आंसर हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 नंबर देखो, 18 नंबर दिया हुआ है, यही 18 नंबर ही था, 19 नंबर देखो, 19 थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, 19 में कह रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं पे दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, वो दिया हुआ है तुमको, 5 न्यूटन पर केजी आई कैप की तरफ है, 12 न्यूटन पर केजी जे कैप की तरफ, ये गिवन है, तो आप तुमसे पूछ रहा है पहला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स on the particle of mass 2 kg placed at the origin. Find the gravitational force on the particle of mass 2 kg placed at the origin.
ऑरिजिन पे कितना लगेगा। ये आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है 5, 12 भी कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट 13 न्यूटन पर केजी स्ट्रेंथ दिया, डायरेक्शन हो जाएगा 12/5 पे। तो यूनिफॉर्म है ये, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्ट्रेंथ। एक्स एक्सिस की तरफ 5 है, वाई एक्सिस की तरफ 12 है, तो कुछ इस तरह का है, इस तरह का हर जगह पे कांस्टेंट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो कांस्टेंट स्ट्रेंथ दिया हुआ इस तरह का हर जगह है ना। बराबर बराबर दूरी पे एरो बना देते हैं तो इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, और बराबर बराबर स्पेसिंग पे बना दिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, पैरेलल बना दिए, इस तरह का दिया हुआ है। अब कहीं ऑरिजिन होगा तो मान लो कि यहाँ पे ऑरिजिन है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस मान लो यहाँ ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पे भी स्ट्रेंथ उतना ही है। यहाँ पे मास रख देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मास रखेंगे स्ट्रेंथ ई है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, हम लोग फोर्स इक्वल टू एम ई हो जाएगा, सिंपल। तो एम दिया हुआ है हम लोगों को 2 kg और ई दिया होता है 5i कैप प्लस 12j कैप, केजी कट गया न्यूटन बच गया, ये हो गया 10i कैप प्लस 24j कैप न्यूटन। अब इसका मैग्नीट्यूड आप चाहे तो निकाल सकते हैं या इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ये हो गया फोर्स, पहला पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब बी पार्ट इसका हम लोग करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए कितना आएगा। मैग्नीट्यूड उसका 13 था, उसमें 2 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 होना चाहिए इसका मॉडुलस। डायरेक्शन भी हम लोग को यहाँ से पता चल गया, इसका डायग्राम वेक्टर में बना सकते हैं, डायरेक्शन पता चल जाएगा। 10i कैप की तरफ 24j की तरफ इधर की तरफ फोर्स हो जाए, मैग्नीट्यूड हो गया 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 100 प्लस 24 इंटू 24 576 होता है, 24 इंटू 24, और उसमें आप जोड़ दिए 100 तो 676 का रूट निकालना होगा, रूट 676 बराबर हो जाएगा 26, ये हो गया 26 न्यूटन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए। बी पार्ट इसमें क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। बी पार्ट कह रहा है इसमें 19 नंबर में, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12,0 and 0,5 if the potential at the origin is 0। तो बी में कह रहा है स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एट द पॉइंट्स स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो पोटेंशियल उसको निकालना है 12 मीटर, 0 मीटर, एंड दूसरा कह रहा है 0,5 मीटर, स्ट्रेंथ निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल पॉइंट 0 if the potential at the origin is 0, if the potential at origin is 0। स्ट्रेंथ से पोटेंशियल निकालने सिखाए थे, निकालिए, ऑरिजिन इज 0, ये बी वाला पार्ट है। तो कैसे निकालते हैं स्ट्रेंथ से पोटेंशियल, तो आपको फॉर्मूला बताए थे dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे बताए थे। अब ई जो है वो तोड़ के एक्स में लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस dy जे कैप, इसको dx आई कैप प्लस dy जे कैप, एक्स dx माइनस ey dy हो जाता है। तो यही वाला ex है आई कैप के बगल वाला, यही ey है, ये हो गया -5 इंटू डी एक्स माइनस 12 इंटू डी वाई, सिंपल ऐसे हो गया। ये हो गया ey आपका, ये हो गया ex आपका। अब उसको इंटीग्रेट कर दिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पहला पॉइंट के लिए, चलिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हालांकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx का स्ट्रेंथ खाली दूरी चला आएगा, फिर भी आप चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 माना था, तो ये पॉइंट का नाम P1 कर देते हैं, वहां पे पोटेंशियल को Vp1 कर दी, और -5 बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन। तो पहला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, x इसमें 12 है, y 0 है, x में x डालेंगे, x पहले ऑरिजिन पे था, ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 था ना हमारा, तो ऑरिजिन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब P1 पॉइंट यहाँ है, P1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 12 मीटर दिया, और माइनस बाहर चला जाएगा,
वाई कोऑर्डिनेट ऑरिजिन पे 0 होता है। P1 पॉइंट पे यही पॉइंट P1 है, इस पॉइंट का नाम हम P1 दे दिए, इस पॉइंट का नाम P2 दे दिए, तो P1 का वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो 0 डाल दिए तो निकल जाएगा हम लोग। तो कितना आ गया VP1 माइनस 0 हो जाएगा, -5, ये x हो गया तो 12 माइनस 0, ये y हो गया तो 0 माइनस 0, ये हो गया -60 और वो 0 हो गया। तो पोटेंशियल को बोलते थे हम लोग एनर्जी पर यूनिट मास को पोटेंशियल बोलते थे, तो जूल पर केजी इसको बोलते। पहला पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया -60 जूल पर केजी। उसी तरह से दूसरा पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट खाली बदल जाएगा, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट डाल देंगे हम लोग, बस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? -60 जूल पर केजी। अब दूसरा पॉइंट के लिए निकाल के देखिए इसी तरीके से, तो 2 बार कह रहा था, दूसरा बार निकालते हैं। फिर ये पहला पार्ट के लिए हो गया P1 के लिए, दूसरा पार्ट के लिए इसमें P2 के लिए करते हैं। P2 कोऑर्डिनेट दिया 0,5 उसी तरह से फिर यही फॉर्मूला dv इक्वल का इंटीग्रेशन -5 dx -12 dy। x कोऑर्डिनेट 0 था, 0 पे पोटेंशियल 0 था, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, x यहाँ पे डाले 0, y यहाँ पे डाले 0, और ये पोटेंशियल था इनिशियल वाला 0 ऑरिजिन पे। अब P2 पॉइंट पे पोटेंशियल P2 बोल देते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट है 0 मीटर, ये 0 डाल दिए, y कोऑर्डिनेट है 5 मीटर तो 5 डाल दिए, ऑरिजिन से आप गए 0,5 पे, ये हो गया Vp2 -0, ये हो गया -5, 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन dx का x होगा फाइनल, और लिमिट डाल देंगे 0 -0, और इसका y होगा तो 5 -0, तो ये 0 हो गया, उधर भी आ गया -60 पर केजी। इस तरह से 60 जूल पर केजी हो, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट पे फिर -60 ही आ गया, और इसको आप देख करके इजी वे में भी बना सकते हैं। आप जानते थे पोटेंशियल जो है स्ट्रेंथ के परपेंडिकुलर होता है, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और जिधर स्ट्रेंथ होता है उसके डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से घटता है। तो वैसे सोच के भी आप बना सकते थे, ये जनरल मेथड हो गया, कोई भी प्रॉब्लम दिया रहे इस मेथड से आप बना सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है अब इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सी पार्ट दिया हुआ, स्ट्रेंथ दिया हुआ था, उससे बोल रहा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। If a particle of mass 2 kg, if a particle of mass 2 kg, mass 2 kg is taken from the origin, is taken from the origin, taken from the origin, origin to the point, origin का मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया, to the point, origin to the point 12 मीटर, 5 मीटर। अगर चार्ज पार्ट मास पार्टिकल को 2 केजी वाला जो मास था उस ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑरिजिन से लेके यहाँ पे गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो, तो जितना चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा उतना इनटू मास कर देंगे। चेंज इन पोटेंशियल हम लोग बोलते थे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो चेंज इन पोटेंशियल निकालने आप जानते हैं, m इंटू dv खाली कर देना। अब dv आप जानते थे, अभी पढ़े थे, -ex dx -ey dy, इसको बोलते हैं -ex dx -ey dy, अब खाली इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो माइनस मास ex कितना दिया था हम लोग को, 5 दिया था, ex का वैल्यू मास दिया था 2 केजी, और ex दिया था -5, ये दिया था 12, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया -10 dx -24 dy, और इंटीग्रेशन dv। अब कहां से कहां तक ले जाना है, इनिशियल पॉइंट दिया हुआ, ये वाला हो गया x इनिशियल y इनिशियल, ये हो गया x फाइनल y फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल आपको ऑरिजिन था, ऑरिजिन पे पोटेंशियल हम लोग 0 माने थे। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मान लिया u हो गया,
पोटेंशियल जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल पॉइंट पे जीरो मान। चेंज इन पोटेंशियल ही बोल रहा है, ये इनिशियल बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी कुछ वहां पे वैल्यू मान लीजिए होगा भी तो यूआई यूएफ हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तो यही हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल। एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। वाई का एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है, 12 है। एक्स का वाई का इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 है। वाई का फाइनल पॉइंट क्या है, 5 है। ऐसे लिख देंगे। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल। ये एक्स आ गया, एक्स को हो गया, लिमिट डाल देंगे 12 माइनस 0। इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, वाई में लिमिट डालेंगे 5 माइनस 0, इस तरह से। तो माइनस 120 माइनस 120 माइनस 240 जूल आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आ रहा है जी? क्वेश्चन ऑफ इसी का पार्ट सी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल। ये फॉर्मूला तुमको हम लिखाए थे, ये याद रखना पड़ेगा तब बन जाएगा। यस, अब इसी में डी पार्ट कह रहा है, पार्ट डी, इसको मिटा रहे हैं, डी पार्ट देख। अब एक और पार्ट है डी, तो देखो इसी में स्ट्रेंथ दिया होता है, जितना सारा चीज पोटेंशियल में चेंज निकाला, एनर्जी में चेंज निकाला। इसका डी पार्ट कह रहा है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी if the particle is taken from, if the particle is taken from, particle is taken from, particle is taken from 12,0 meter to 0,5 मीटर। तो इसी तरह से बनाया, खाली लिमिट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? सिर्फ क्या होगा, लिमिट एक्स इनिशियल ये हो गया, वाई इनिशियल ये हो गया, एक्स फाइनल ये हो गया, वाई फाइनल ये हो गया। तो लिमिट खाली चेंज, यही सब चीज रहेगा, लिमिट खाली चेंज कर देंगे। एक्स इनिशियल कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 कर देंगे। एक्स फाइनल क्या है, 0, तो यहाँ 0 कर दिए, उल्टा हो गया। और वाई इनिशियल क्या है, 0 है, वाई फाइनल क्या है, 5 है, ऐसा ही रह जाएगा। तो ये लिमिट डालेंगे जब, तो एक्स में 0 माइनस 12 करेंगे, और इसमें हो जाएगा 24 इंटू 5 माइनस 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो 0 हो गया, आंसर 0 जूल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द 0 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग किए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो तो, ये स्ट्रेंथ दिया हुआ था, इतना सारा चीज तुम कर सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। तो जितना हमने फॉर्मूला फैक्ट सब पढ़ाया है उस सबको याद रखें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इस तरह का क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होता है, इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर पढ़ा देंगे, है ना? इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ा देंगे। बाकी क्वेश्चन तुम बनाओ, देख लिया तुम कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन। 1 मिनट रुकना अभी सब लोग, 1 मिनट रुकना। और ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बना, और सब क्वेश्चन कराएंगे। एसवी वाला पहले करा देते हैं, इसके बाद बाकी सारे बुक्स का भी कराएंगे। तो तुम थोड़ा सा बनाना क्वेश्चन शुरू करो, कुछ भी नहीं बनाएगा तो दिक्कत होगी बाद में। अगर क्वेश्चन सीखना चाहता है, थ्योरी तो सब पढ़ा ही दिए हम, स्कूल उससे कवर हो जाएगा तुम्हारा, उसमें साथ में क्वेश्चन भी कराते गए थे जब थ्योरी पढ़ाए थे। तो बाकी तुमको अगर चाहिए इस चैप्टर को समझना है तो क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा।